हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री जो सेमेस्टर 2 है हमारा, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स अपैरेटस। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक हम समझने वाले हैं। हमारा जो एक पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ अब हमारा सेकेंड पोर्शन है और ये है अपना अपैरेटस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। अपैरेटस ऑफ गवर्नेंस जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, ओके। इससे पहले सारी वीडियोस बन चुकी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपने देखी होगी आई होप। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरीज वाइज लाइन वाइज सब कुछ बनाया हुआ है, अच्छे से आप लोग समझ लेना, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। नाउ आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपैरेटस ऑफ गवर्नेंस। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ रूल या कंट्रोल। देखो, अपैरेटस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, और गवर्नेंस का मतलब होता है कि कैसे रूल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो मतलब कोई भी एक कंट्री है, मान लो, लेट सपोज ये मान लो कंट्री है। तो जो कंट्री है तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तब जाके लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में करना पड़ेगा। तो वो जो कंट्रोल हम करेंगे, वो जो रूल करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्कूल है हमारा, तो स्कूल में भी एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। विदाउट स्ट्रक्चर स्कूल मेंटेन नहीं हो सकता, ठीक। उसी तरीके से कोई भी कंट्री है या कोई एम्पायर बोल रहे हो या किंगडम बोल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो वही हम समझेंगे कि गवर्नेंस किसी भी किंगडम में या किसी भी एम्पायर में जो कंट्रोल होगा, जो रूल होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अपैरेटस मीन्स स्ट्रक्चर। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक से आपके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 8 मार्क्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन उन्हें देना है तो वो टॉपिक मिलाकर देंगे। अब मैं बताती हूँ क्या क्या आ सकता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो 4 टॉपिक्स इसमें है हमारे, ठीक है। 4 सब टॉपिक्स है इस टॉपिक से रिलेटेड। वो है द पर्शियन सत्राप्स, ठीक है, द पर्शियन सत्राप्स। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पर्शियन सत्राप्स के बारे में बताओ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द पर्शियन सत्राप्स, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे बहुत अच्छे से, देन आपको इसको आंसर कैसे करना है वो भी समझ आ जाएगा। आप जो आंसर है अपने बुक में से भी कर सकते हो, और अगर आपको इस वाली बुक से करना है, ये कल्याण चौधरी की बुक है, अगर इससे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे, ठीक है। देन सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा द मंदारिन्स ऑफ इंपीरियल चाइना, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है चाइना के बारे में, कि चाइना में कैसे कंट्रोल किया जाता था, कैसा स्ट्रक्चर था वहाँ का रूल करने का। नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्तादार्स अंडर द दिल्ली सल्तनत। ये भी 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। और जो लास्ट हमारा है वो है मनसबदार्स अंडर द मुगल्स। ये भी 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से बता दिए, टॉपिक से रिलेटेड पहले ही बता दिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो मतलब या तो आपका 3 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा। तो ये चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया ना। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन टीचर को देने का मन है तो वो क्या करेंगे कि जैसे मान लो आपको पर्शियन सत्राप्स के बारे में दे दिया एंड साथ ही साथ द मंदारिन्स ऑफ इंपीरियल चाइना के बारे में दे दिया, ठीक है। बोला कि दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, तो 4 नंबर इसके 4 नंबर इसके कंबाइन करके कितने हो गए, 8 मार्क्स, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ओके। तो आपको याद चारों के चारों करके जाने हैं, जो आ जाए वो आपको लिख के आ जाना है, ओके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते टॉपिक, ठीक है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिंग अ किंगडम और एन एम्पायर। नाउ अब सबसे पहले तो डिफरेंस देख लो, किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंस होता है। किंगडम और एम्पायर में ये डिफरेंस होता है कि किंगडम जो है एम्पायर से छोटा होता है एरिया वाइज, ठीक है। किंगडम मान लो इतना सा, तो एम्पायर इससे बड़ा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। एम्पायर मीन्स साम्राज्य, ठीक है, तो बहुत बड़ा होता है एम्पायर, जबकि किंगडम उससे छोटा होता है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच। किंगडम में जो है किंग रूल करता है, जबकि एम्पायर में जो रूल करते हैं उसे एम्परर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्परर, ठीक है। और जो किंगडम में रूल करता है उसे किंग बोलते हैं, ओके। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच यही है कि एरिया वाइज देखें तो एम्पायर इज ग्रेटर एंड बिगर देन द किंगडम, ओके। किंगडम छोटा होता है। नाउ अब देखो,
कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, एडमिनिस्ट्रेट करने का मतलब मैनेज, कैसे मैनेज करना होता है किसी भी किंगडम को या एम्पायर को। अब आपने क्या किया, आप लड़ने गए, ठीक है, राजा की बात बता रही हूँ मैं। राजा गया लड़ने, ठीक है, और उसने एक बहुत बड़े एरिया को क्या कर लिया, जीत लिया, कनकर कर लिया। कनकर करने के बाद अब ये नहीं कि कनकर कर लिया तो अब बस जश्न मनाएगा और सो जाएगा। अब कनकर करने के बाद दूसरा काम उसका ये आता है कि उसे मैनेज करके चलना पड़ेगा सब कुछ। अगर नहीं करेगा मैनेज तो कोई दूसरा राजा आएगा, अटैक करेगा और इसको ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो यानी कि अब उसे जो ये मिला है ना, उसे बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसके अंदर जो लोग हैं उनको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए सब चीज़ का, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इस एम्पायर को जो है और क्या कर सके, फ्लरिश कर सके। ओके, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एक राजा को या एक एम्परर को। The large kingdoms or empires that the ancient communities came to establish require a network of administration. तो जो बड़े बड़े किंगडम्स है या जो बड़े बड़े एम्पायर्स है एंशियंट कम्युनिटीज़ के, ठीक है, आज तो नहीं है किंगडम एम्पायर, आज तो नेशंस है, देश है। लेकिन उस समय जो एंशियंट कम्युनिटीज़ थी, जो हमारे पुराने समय की बात करें तो बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो स्टैब्लिश होते थे, ठीक है। तो उनको ज़रूरत होती थी एक नेटवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स शासन की, शासन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, नेटवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि अगर शासन अच्छे से नहीं होगा तो फिर एक एम्पायर या किंगडम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो शासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। While the political system of each of the states or empires was unique, this had some common characteristics. जो पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें किसी भी एक स्टेट की या एम्पायर की, वो अलग होती है, सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस होती है। लेकिन अगर फिर भी हम सभी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें स्टेट्स या एम्पायर की, तो कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सब में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो सब में देखने को मिलते हैं, तो कॉमन सबसे पहला है, द फर्स्ट वॉज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हमें सब एम्पायर, सब स्टेट में देखने को मिलेगी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दिस मीन दैट द पावर एंड अथॉरिटी इन द स्टेट कंसोलिडेटेड अंडर अ सिंगल अथॉरिटी, द किंग और एम्परर। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है स्टेट की, वो किसके पास कंसोलिडेटेड होगी, किसके पास होगी, एक सिंगल अथॉरिटी के पास, एक सिंगल इंसान के पास। और वो सिंगल इंसान कौन है, वो या तो राजा होगा या तो एम्परर होगा, ठीक है। तो अगर किंगडम हुआ तो राजा होगा, एम्पायर हुआ तो एम्परर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है हर एक स्टेट और हर एक एम्पायर में, वो ये है कि एक सिंगल अथॉरिटी के पास सारी की सारी पावर होती है, ठीक है। भले ही पावर बाद में जाके डिवाइड होती होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल होता है किसी भी किंगडम या एम्पायर में, तो वो या तो राजा होता है या एम्परर होता है, ठीक है। मतलब पावर एक के पास होती है। सेकेंड कौन सी चीज़ है वो देखो, द सेकेंड वॉज द ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी दैट हेल्प द किंग और एम्परर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी जो सबसे कॉमन चीज़ हमें हर एक स्टेट या एम्पायर में देखने को मिलेगी, वो है एक ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि आपके मिनिस्टर्स होते हैं जिनको रखा जाता है अपॉइंट करके, जिससे कि जो है क्या किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके हर अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब जैसा कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, सत्राप्स के बारे में पढ़ेंगे पर्शियन एम्पायर में, देन हम मंदारिन्स पढ़ेंगे इम्पेरियल चाइना के, फिर इक़्तिदार्स पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के, फिर मनसबदार्स पढ़ेंगे मुग़ल टाइम पीरियड के इंडिया में। तो ये सारे जो है आप क्या देखोगे, एक ब्यूरोक्रेसी के बारे में स्टडी करोगे, ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये वही लिखा हुआ है, जो आज हम पढ़ने वाले टॉपिक्स उसके बारे में यहाँ दिया गया है। सो दोस्तों ये तो था एक इंट्रोडक्शन सिंपल सा, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने देखा कि किसी भी किंगडम या एम्पायर को चलाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। और जो कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिलती है हर एक किंगडम, हर एक एम्पायर में, अदर देन द यूनिकनेस, वो है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये हर एक आपको स्टेट में चले जाओ, हर एक एम्पायर में चले जाओ, हर एक किंगडम में चले जाओ, वो चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी हर एक इसमें, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक वो है द पर्शियन सत्राप्स, ठीक है। पर्शिया के बारे में हम पढ़ेंगे, तो बहुत इजी है, देखते हैं। इन मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज द टर्म सत्राप इज ट्रांसलेटेड एज टाउन कीपर। सबसे पहला स्टार्ट होते से ही हमें बताया कि ये जो सत्राप, ये जो शब्द है सत्राप, इसका मायने क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो जो पर्शियन लैंग्वेज में अगर हम देखें, जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है उसमें ये जो टर्म सत्राप है इसका मतलब होता है टाउन कीपर, ठीक है। टाउन कीपर, टाउन कीपर से क्या समझ रहे हो, कोई भी एक टाउन है, कोई भी एक जगह है, उसका कीपर मतलब उसका देखभाल करने वाला है ना, तो टाउन कीपर, सत्राप माने टाउन कीपर।
डेरियस ऑफ द पर्शियन एम्पायर वॉज अ ग्रेट वॉरियर। डेरियस कौन है? डेरियस जो है आपके राजा है, एम्परर है, कहाँ के? पर्शियन एम्पायर के, ठीक है। पर्शियन एम्पायर के ये कौन है? ये है एम्परर। पर्शियन एम्पायर को एक्कीमेनियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्कीमेनियन एम्पायर, ठीक है। तो पर्शियन एम्पायर के डेरियस कौन है? एम्परर है। तो ये क्या थे? बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वॉरियर, ठीक है, यानी महान योद्धा थे ये। रिजेंड 522 टू 480 BC। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 522 से 480 BC तक शासन किया, ठीक है। तो ये ग्रेट वॉरियर थे, महान योद्धा। बट हिज फेम ले चीफली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। लेकिन इनका जो फेम है, फेम मतलब समझ रहे हो ना, इनको जो इतना पॉपुलैरिटी मिली है वो किस वजह से मिली है? इनके एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ठीक है, कि इनके एम्पायर में जिस तरीके से शासन व्यवस्था थी उसकी वजह से इनको जो है मिला है ये फेम, ठीक है। क्योंकि एम्पायर आपने जीत लिया, कनकर कर लिया, आप ग्रेट वॉरियर हो, आपने जीत लिया, लेकिन अब उसके बाद बारी आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि किस तरीके से आप उसको चला रहे हो, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो। क्योंकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट नहीं करोगे तो वो आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है, कोई दूसरा आके उसको जीत लेगा, ठीक है। वहाँ पे हर टाइम क्या रहेगी? परेशानियाँ रहेंगी, लोग सही से कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर आप अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो डेरियस का जो एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर, ये बहुत ही पॉपुलर था। क्यों पॉपुलर था? तभी तो पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि ये पॉपुलर था, और पॉपुलर होने की वजह ये है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था एम्पायर का बहुत ही अच्छा था। In order to govern his vast empire efficiently, Darius divided it into 20 provinces called satrapies. अब देखो, अब इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर था, लेट्स से इतना बड़ा एम्पायर था। तो इतना बड़ा एम्पायर जब था तो उसको गवर्न करने के लिए, एफिशिएंटली अच्छे से गवर्न करने के लिए डेरियस ने क्या किया? डेरियस ने इसको 20 प्रोविंसेस में बांट दिया, और ये जो 20 प्रोविंसेस थे इसको बोलते सत्रापीस, ठीक है। जो 20 प्रोविंसेस में बांट दिया इसका नाम है सत्रापीस। 20 प्रोविंस में बांटने का मतलब ये है कि ये मान लो बड़ा सा एम्पायर है, ड्राइंग बना के बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, मान ले, लेट सपोज ये है एम्पायर डेरियस का, पर्शियन एम्पायर, ठीक है। ओ सॉरी, ये देखिए, अब 20 प्रोविंसेस में कैसे बांटा? तो ये एक प्रोविंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो मतलब क्या था ना, कि जो जगह थी उसको बांट दिया, ठीक है। जो जगह थी, इतना बड़ा एम्पायर, तो उसको क्या कर दिया? बांट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, 20 प्रोविंसेस में, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है, तो अब उसको क्या किया? स्टेट्स में बांट दिया, यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, है ना, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट हो सके। हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करती है। तो ठीक वैसा ही क्या था कि इतना बड़ा एम्पायर था पर्शियन एम्पायर, तो उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट दिया, छोटी छोटी जगहों में बांट दिया, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा करके 20 प्रोविंस उन्होंने बना दिए। और ये जो 20 प्रोविंसेस थे इनका नाम क्या था? सत्रापीस। हर एक प्रोविंस का नाम क्या था? सत्रापीस। मतलब ये जो प्रोविंसेस में बांटा इसको क्या बोला जाता है? सत्रापीस, ठीक है। तभी नाम है, ये जो टॉपिक है इसका नाम है द पर्शियन सत्राप्स, ठीक है। सत्राप्स कौन होते हैं? जो कि इन सत्रापीस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सिंपल समझ आया? तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया ताकि अच्छे से एफिशिएंटली क्या हो सके? गवर्न हो सके, मेंटेन हो सके इनका जो एम्पायर था। नाउ आगे देखते हैं। द प्रोविंसेस वर समवट लाइक द होमलैंड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव्ड विद इन द पर्शियन एम्पायर। अब ये जो प्रोविंसेस थे ना, ये जो छोटी छोटी जगहों में बांट दिया पूरे एम्पायर को, तो इसके अंदर अब लोग भी रहते होंगे, हर एक प्रोविंस में लोग रहते होंगे। तो जो लोग थे ये क्या थे? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल का ये होमलैंड था। ये जो सत्रापीस थे ना, ये जो प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे जो जगह थी, वो होमलैंड था, घर था। किसका होमलैंड? किसका था? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल का, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, डाइवर्सिटी थी लोगों में। जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है लोगों में, ठीक वैसे वहाँ जो पर्शियन एम्पायर था ना, तो उसमें जो लोग रहते थे प्रोविंसेस में, उनके मतलब अंदर भी क्या था? डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। कैसे डाइवर्सिटी थी तो वो अब देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है पर्शियन सत्राप की। सत्राप कौन होते हैं? टाउन की। तो हर एक प्रोविंस के क्या होते थे? गवर्नर होते थे। तो वो जो गवर्नर होते थे उसका नाम सत्राप है, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे करके अलग अलग सत्राप है। तो अब लोग कैसे अलग अलग थे वो दिखा रहे हैं, इसमें बता रहे हैं। देखो,
अंडर द पर्शियन सिस्टम ऑफ रूल द पीपल इन ईच प्रोविंस प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। देखो, जो पर्शियन सिस्टम था जिसमें लोग रहते थे हर एक प्रोविंस में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी कैसे लोगों में थी, तो सबके अलग अलग रिलीजन थे। ठीक है, दे हैड देयर ओन लॉज एंड लैंग्वेज। अब इनके रिलीजन भी अलग थे, इनके खुद के लॉज लैंग्वेज थे, मतलब लैंग्वेज भी डिफरेंट ये बोलते थे, इनके अलग अलग कानून थे। डिस्पाइट सच सेपरेट इंटाइटल्स ऑफ द पीपल इन द प्रोविंसेस द एम्परर रूल्ड विद एब्सोल्यूट पावर ओवर द प्रोविंसेस। तो देखो, इतनी जो आपको सेपरेट इंटाइटल्स मीन्स जो इतनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, लोगों के बीच में अलग अलग रिलीजन है, लोगों के अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग लॉज है अपने, तो ये इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी जो एम्परर था ना, एम्परर कौन था, डेरियस, तो उसने रूल किया विद एब्सोल्यूट पावर ओवर द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस बांट ज़रूर दिए, एम्परर जो था उसने एम्पायर को बांट ज़रूर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन वो जो प्रोविंसेस थे उसमें रूल कौन कर रहा था, एम्परर ही खुद कर रहा था विद एब्सोल्यूट पावर, विद एब्सोल्यूट पावर। दिस वॉज पॉसिबल विद अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर कॉल्ड सत्राप इन ईच ऑफ द प्रोविंसेस। और ये हो कैसे पा रहा था, मतलब इतना बड़ा एम्पायर था, उसमें एम्परर जो है एब्सोल्यूट पावर के साथ प्रोविंसेस में कंट्रोल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, सब कुछ ठीक तरीके से कर रहा है। ये हो कैसे पा रहा था, ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा था क्योंकि उसने अपॉइंट किया था गवर्नर को, और ये जो गवर्नर होते थे उसे सत्राप कहा जाता है। ठीक है, द पर्शियन सत्राप्स जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, पर्शियन सत्राप्स मीन्स गवर्नर। ठीक है, हर एक प्रोविंस में एक सत्राप हुआ करता था। ठीक है, मतलब देखो क्या है, सिंपल सा फंडा। इंडिया की बात करते हैं, देखो अगर छोटे से बात करेंगे ना, अपने टाइम पीरियड के से बात करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। इंडिया है इतना बड़ा कंट्री, ठीक है, उसमें अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, मतलब इंडिया को ऐसा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नर होता है। ठीक है, हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नर होता है, वो अच्छे से क्या करता है, मेंटेन करके चलता है स्टेट को। तो इसी तरीके से पर्शियन एम्पायर में भी जो एम्पायर था बहुत बड़ा था, तो उसे छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया, एक एक करके हर एक प्रोविंस में एक एक जो है गवर्नर बिठा दिया। वो जो गवर्नर बिठा दिया उसका नाम क्या है, सत्राप। ठीक है, गवर्नर को क्या बोला जाता है, सत्राप। तो हर एक प्रोविंस में गवर्नर बिठा दिया एक एक करके, और वो जो गवर्नर सत्राप है वो क्या करेगा, उस प्रोविंस को मेंटेन करके चलेगा, एडमिनिस्ट्रेट करके चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एम्पायर है पूरा वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। सिंपल। द सत्राप्स वर अपॉइंटेड बाय द एम्परर। ये जो सत्राप्स थे इनको अपॉइंट कौन करते थे, एम्परर, जो डेरियस थे, जो राजा है ना, वही अपॉइंट करते थे इन सत्राप्स को। दे वर रिक्रूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली और पर्शियन नॉबिलिटी। रिक्रूटेड का मतलब होता है अपॉइंट करना, तो इन्हें अपॉइंट कौन करता था, राजा करते थे, एम्परर जो होते थे वो इनको अपॉइंट करते थे। और मतलब सत्राप जो बनते थे वो कैसे फैमिली से बिलोंग करने वाले बनते थे, किसी को भी उठा के सत्राप बना देते थे क्या, नहीं। ये जो मेंबर्स होते थे, सत्राप जो बनते थे ना, वो रॉयल फैमिली से होने चाहिए, रॉयल फैमिली से या पर्शियन नोबिलिटी से, मीन्स राजा के अंडर में ही जो लोग होते थे उन्हीं को क्या बनाया जाता था, गवर्नर बनाया जाता था। किसी भी ऐसे वैसे को नहीं बनाया जाता था, या नॉर्मल जो पीपल होते थे उन्हें नहीं बनाया जाता था गवर्नर। सिर्फ जो रॉयल फैमिली से है, पर्शियन नोबिलिटी मीन्स राजा के जो लोग हैं, या जो आपके रूलिंग फैमिली है, राजा वाली जो फैमिली है, वहीं से जो है क्या बनते थे, ये गवर्नर्स बनते थे, सत्राप बनते थे। द सत्राप्स हेल्ड द ऑफिस इनडेफिनेटली। अब सत्राप्स जो होते थे, अब उनको कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ राजा ने जो है अपॉइंट कर दिया और काम खत्म, वो प्रोविंस में जाके बैठ गए, देखभाल करेंगे, कैसे देखभाल करेंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या थी, तो वो देखो। एज अ गवर्नर सत्राप ऑफ द प्रोविंस ही हैड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़। अब एज अ गवर्नर, अब वो क्योंकि सत्राप है, कोई मान लो सत्राप है, तो उसे एज अ सत्राप अपने प्रोविंस में कुछ ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो क्या है, देखो सबसे पहला काम है टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करना। ठीक है, देखो अब जो आज के इस टाइम पे देखो हमारे जो गवर्नमेंट है, या उस टाइम पीरियड में देखो जो राजा है, तो वो अपने ट्रेजरी में से, अपने पैसों में से तो नहीं चलाएंगे ना देश को, वो तो लोगों से ही पैसा लेंगे, लोगों से ही टैक्स कलेक्ट करेंगे और लोगों को ही चलाएंगे। तो सबसे पहला काम यही होता था कि टैक्सेस कलेक्ट करना लोगों से। ओके, तो हर एक सत्राप जो होता था वो अपने प्रोविंस में लोगों से, हर एक लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करता था। ठीक है, सेकेंड काम उसका क्या था, टू एक्ट एज अ सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी, मीन्स कोई भी डिसीजन लेना हो अपने प्रोविंस में तो वो लेता था। ठीक है, किसी ने कुछ गलत किया, दो भी पार्टीज़ के बीच कुछ लड़ाई हो गई, तो वो एज अ जुडिशियल अथॉरिटी क्या करेगा, उसको सुलझाएगा, बताएगा कौन सही है कौन गलत है, ये सब। थर्ड क्या है, टू रेज एंड मेंटेन आर्मी। आर्मी को भी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब
लड़ाई शुरू हो जाएगी, युद्ध शुरू हो जाएगा, वॉर है ना, तब यही आर्मी है जो कि राजा को प्रोटेक्ट करेगी और उसके एम्पायर को प्रोटेक्ट करेगी। तो आर्मी को मेंटेन करके चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो रेस करना, मेंटेन करना आर्मी को, ये भी काम किसका था? सत्राप का ही काम था। सो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो है गवर्नर का काम, वो है टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी। उसे अपने प्रोविंस में क्या है? सुरक्षा रखनी है। ठीक है, एक शांति होनी चाहिए, पीस मेंटेन होना चाहिए, जो सुरक्षा है वो भी ज़रूरी है। लोग वहाँ रहते हैं, अब सुरक्षा ही नहीं होगी तो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करोगे, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ज़रूरी ये भी है कि सुरक्षा होनी चाहिए लोगों के पास। तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करते थे सत्राप। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट है। और यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है वो आपको ये कहता है कि देखो, अगर मान लो राजा ने जो है पावर दी है सत्राप को, ठीक है, जो गवर्नर है बना दिया, इतना बड़ा एम्पायर था, उसमें से एक जगह लिया हिस्सा और वो सत्राप को दे दिया, बोला कि तुम मेंटेन करके चलो, एडमिनिस्ट्रेट करो। अब मान लो 1% ये जो सत्राप है इंसान, ठीक है, और कभी मान लो इसके माइंड में आया लालच पावर का, आ ही सकता है ना, और इसने क्या किया, इसने खुराफाती की और ऐसा करके राजा के विरुद्ध चला गया या जगह को इसने कब्जा कर लिया, तो तब क्या करेगा राजा? तो वो सब चेक करने के लिए भी राजा ने अलग से जो है इफेक्टिव मेजर्स लिए हुए हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ऐसा ना हो कि भाई सत्राप ही आगे जाके अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर ले, है ना, उसके जो पावर मिली है उसका गलत इस्तेमाल वो ना कर ले, उसके लिए भी उसने पूरी तरीके से मेंटेनिंग की हुई है। ओके, हर टाइम जो है ऐसा नहीं होता कि सत्राप बना दिया एक बार तो वो लाइफ टाइम के लिए सत्राप उस प्रोविंस का रहेगा, नहीं, उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, मतलब अभी सत्राप तुम्हें बना दिया, अब बाद में जब राजा चाहेगा तो उसको चेंज कर सकता है, उस गवर्नर को हटा सकता है वहाँ से और दूसरे को बिठा सकता है। ठीक है, फिर उसके अलावा राजा जो है चेक करता है अपने दूसरे लोगों को बिठाकर, वो चेक करवाता है कि देखो ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो वैसे भी वो करता है। तो इस तरीके से जो सत्राप है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि वो कुछ खुराफाती करे। ठीक है, तो देखो, डेरियस ऑल्सो हैड टेकन इफेक्टिव मेजर्स टू गार्ड अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ पावर्स बाय द सत्राप्स। डेरियस ने कुछ इफेक्टिव मेजर्स लिए हुए हैं जिससे कि वो गार्ड कर सके अगेंस्ट द एब्यूसिव पावर्स ऑफ द सत्राप, यानी सत्राप कोई गलत काम ना करे, जो उसे पावर मिली है उसका मिसयूज ना करे राजा के ही खिलाफ, तो उसके लिए उसने अलग से इंतजाम किए हुए हैं। दो सत्राप was the all-powerful person of the province, the officials of the satrapi as also the military commander were directly responsible to the emperor। देखो, इस लाइन का मतलब समझो। सत्राप, सत्राप कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, वो क्या होता है? ऑल पावरफुल पर्सन है। कहाँ का? उस प्रोविंस का। ये है एम्पायर। अब एम्पायर में जो एम्परर था उसने प्रोविंसेस बना दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जगह को। ठीक है, और एक एक क्या बिठा दिया? सत्राप बिठा दिया उस जगह पर, एक एक सत्राप बिठा दिया। तो ये जो सत्राप है अपने प्रोविंस के, तो अपने प्रोविंस को वो मेंटेन कर रहे, चला रहे, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे, तो क्या होंगे? पावरफुल पर्सन ही होंगे ना उस जगह के, तो पावरफुल पर्सन है ना। अब बोलते हैं कि जो प्रोविंस के जो ऑफिशियल्स है, प्रोविंस के ऑफिशियल्स कौन? सत्राप। तो उन्हें मिलिट्री कमांडर्स भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं ना, सत्राप हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, ऑफिशियल्स जो होते हैं सत्राप के, उन्हें मिलिट्री कमांडर्स कहते हैं। तो ये लोग किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एम्परर के लिए, मीन्स राजा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ भी कर रहे हैं वो राजा के लिए कर रहे हैं, एम्परर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डेरियस है, तो डेरियस वहाँ का एम्परर था तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी करेंगे काम वाम उनके लिए करेंगे। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए? एम्परर के लिए। ठीक है, Darius also instituted the system of carrying out periodic inspection of the activities of the satrapies by royal officials who were known as the king's eye and ear। ठीक है, अब देखो क्या होता है, डेरियस ने एक ऐसा भी सिस्टम तैयार किया हुआ है, बनाया हुआ है, जिसमें क्या होगा? पीरियोडिक इंस्पेक्शन होगा, मीन्स टाइम वाइज जो है इंस्पेक्शन होगा, देखा जाएगा। इंस्पेक्शन समझ रहे हो ना? देखा जाएगा, चेक किया जाएगा वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि सत्रापीज फॉलो करते हैं अपने प्रोविंस में, जो रॉयल ऑफिशियल्स है, ये जो गवर्नर है, तो ये क्या क्या करते हैं, तो उसका भी इंस्पेक्शन जो है टाइम वाइज होता है। और ये करता कौन है? ये राजा खुद आके नहीं करेगा हर एक प्रोविंस में, वो अपने लोगों को भेजेगा। और ये जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है किंग्स आइज एंड ईयर, मतलब राजा का आंख और कान। मीन्स वो क्या करेंगे? राजा के लिए काम करेंगे, राजा के लिए वो क्या करेंगे? देखेंगे, उन लोगों को देखने जाएंगे, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये सब तो नहीं कर रहा, तो वो सब देख के फिर राजा को बताएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो ऐसा काम करता है राजा के लिए, जो इंस्पेक्शन करता है हर एक प्रोविंस में, रॉयल ऑफिशियल्स को देखता है, तो उन्हें किंग्स आइज एंड ईयर्स कहा जाता है, किंग्स आइज एंड ईयर्स। इट वॉज इन दिस मैनर दैट द पर्शियन एम्परर वॉज एबल टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। तो इस तरीके से जो पर्शियन एम्परर थे ना, उन्होंने सब कुछ मेंटेन किया हुआ था, इफेक्टिवली मेंटेन करके वो चल रहे थे, और कंट्रोल था उनका हर एक प्रोविंस में।
ठीक है, तो मतलब ये जो अभी हमने पढ़ा सत्रापीस के बारे में, सत्राप्स के बारे में, ये क्या है, ये आपका ब्यूरोक्रेसी तो है। ठीक है, मतलब राजा ने क्या किया हुआ है, जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को पावर दी हुई है ताकि वो क्या कर सके, उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेट कर सके। और एम्परर जो थे ना, मतलब जो राजा थे, उन्होंने अपना जो एम्पायर था, वास्ट एम्पायर, उसको डिवाइड भी कर दिया प्रोविंसेस में ताकि अच्छे से सब चीज़ मेंटेन हो सके। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत ज़्यादा काम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। आई होप आप सभी को ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। दोस्तों अब हम समझते हैं द मंदारिन्स ऑफ इम्पेरियल चाइना। ठीक है, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में अब हम समझेंगे, चाइना के बारे में। इम्पेरियल चाइना में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। नाउ द टर्म मंदारिन कम्स फ्रॉम द पोर्टुगीज मंदारिम दैट अगेन इज बोरोड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मंत्रिन मीनिंग काउंसलर और मिनिस्टर। तो ये जो मंदारिन, ये जो शब्द है ना, इसका मायने बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब तो पहली बात होता है काउंसलर या मिनिस्टर, दोनों एक ही है, या तो काउंसलर बोलो या मिनिस्टर बोलो। सिंपल से शब्दों में जो मिनिस्टर होता है, जो गवर्नर होता है, जो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो वो है मंदारिन। ये आया कहाँ से ये शब्द? ये शब्द सबसे पहले आया था पोर्टुगीज से। पोर्टुगीज में शब्द था मंदारिम। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना, मंदारिम। और ये जो पोर्टुगीज से शब्द आया है, ये अगेन कहाँ से बोरो हुआ है? संस्कृत वर्ड से। संस्कृत वर्ड क्या था? मंत्रिन। सुना होगा मंत्री नाम से, राजा, रानी, चोर, सिपाही, मंत्री। तो जो मंत्री है, मंत्री संस्कृत शब्द में था, तो उससे ये पोर्टुगीज शब्द बोरो किया गया है, जिसका मतलब होता है काउंसिलर या मिनिस्टर। तो मंदारिन्स ऑफ इम्पेरियल चाइना मीन्स इम्पेरियल चाइना के मिनिस्टर जो है वो। नाउ द मंदारिन्स वर द स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स। मंदारिन्स कौन होते हैं? मंदारिन्स आपके स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हु एडमिनिस्ट्रेटेड द इम्पेरियल गवर्नमेंट ऑफ चाइना। और ये कब के टाइम पीरियड की बात है? तो ये टाइम पीरियड है 221 BC एंड 1912 AD। ठीक है, तो ये जो मंदारिन्स होते हैं, इन्हें स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ये स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेट करते थे इंपीरियल गवर्नमेंट ऑफ चाइना की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करते थे मीन्स शासन करते थे, शासन व्यवस्था थी तो ये लोग करते थे शासन। It was the Chinese who first established an institution of officials or bureaucracy that was based on individual skill and education. ये चाइनीज़ ही सबसे पहले लोग थे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था इंस्टीट्यूशन। किसका? ऑफिशियल्स का, ब्यूरोक्रेसी का, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? उनके स्किल पर और उनके एजुकेशन पर। मीन्स आपको ऐसे ही मिनिस्टर नहीं बना दिया जाएगा। अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए आपके पास कुछ इंडिविजुअल स्किल होने चाहिए, मतलब आपके अपने स्किल होने चाहिए या एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बेस पर ही आपको बनाया जाएगा काउंसलर या मिनिस्टर। ठीक है, ऐसे ही नहीं बना देंगे। तो ये चाइना में ही स्टैब्लिश हुआ था। द सिलेक्शन ऑफ द ऑफिशियल्स वर नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, प्रॉपर्टी और फैमिली स्टेटस। अब इनका जो सिलेक्शन होगा इन काउंसलर का या मिनिस्टर्स का, जो मंदारिन्स हम कह रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन ये देख के नहीं होगा कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, या इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं या कम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा सिलेक्शन इनका नहीं होगा। इनका सिलेक्शन होगा ऑन द बेस ऑफ देयर एजुकेशन और स्किल। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था पर्शियन सत्राप्स में, जो सत्राप्स होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे, उनको कैसे चूज़ किया जाता था, उनको अपॉइंट कैसे किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड। अगर रॉयल फैमिली से हुए या पर्शियन नोबिलिटी से हुए तभी उनको चूज़ किया जाएगा, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज अ सत्राप, एज अ मिनिस्टर, एज अ गवर्नर, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे उनके फैमिली बैकग्राउंड के बेस पे या उनके प्रॉपर्टी या बर्थ के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता था। यहाँ उनका सिलेक्शन होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन और इंडिविजुअल स्किल। अब वो चाहे तो रॉयल फैमिली से हो, अब या तो चाहे नॉर्मल फैमिली से हो। ठीक है, द सिस्टम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिशियल्स वॉज कंसिडर्ड द की टू इम्पेरियल चाइना सक्सेस एंड लॉन्गिविटी। तो ये जो सिस्टम था ना रिक्वायरमेंट का, यानी अपॉइंटमेंट का, ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने का, यही जो है चाइना के सक्सेस और लॉन्गिटिविटी का, चाइना के नहीं, इम्पेरियल चाइना के, ठीक है, उस समय का जो शासन था ना, इम्पेरियल चाइना मीन्स उस समय जो राजा का शासन था चाइना में, तो वो जो सक्सेस है उसकी, लॉन्गिविटी है मीन्स वो जो इतने सालों तक चला, तो वो की है उसका। ठीक है, मतलब इसी की वजह से ये जो रिक्वायरमेंट होता है ऑफिशियल्स का, इसी के कारण जो है इतने सक्सेस इसको मिला इम्पेरियल चाइना को, लॉन्गिविटी हुआ। ठीक है, मीन्स लॉन्ग समय तक चला। In fact, in China, many emperors and kingdoms came and went, but the Chinese civilization remained in place as a result of well-organized administrative system run by scholar bureaucrats. चाइना में कितने ही एम्परर्स आए, कितने ही किंगडम्स बने,
आए गए, ठीक है, लेकिन जो चाइनीज सिविलाइजेशन था वो अपने सेम प्लेस में रहा। क्यों? क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स यानी ये जो मिनिस्टर्स थे वो फॉलो कर रहे थे, मेंटेन करके चल रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बहुत ही अच्छा था, इस वजह से इनकी सक्सेस देखने को मिलती है, इनकी लॉन्गिविटी देखने को मिलती है। ओके, देखो किसी भी जगह का अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो उसकी लॉन्गिविटी भी अच्छी होगी और सक्सेस भी उसको मिलेगी। तो यही की फीचर होता है। द चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स वर वर्चुअली द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। अभी जो चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स थे ना, ये आज के समय में देखें तो इन्हें सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है मॉडर्न समय में। आज के समय में हम इन्हें क्या बोलते हैं? सिविल सर्वेंट्स कहते हैं ना, यानी IAS ऑफिसर जैसे होते हैं, ठीक उसी तरीके से। दे वर रिक्रूटेड एंड प्रमोटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस। अब ये जो आपके मंदारिन्स हैं, ठीक है, ये कैसे अपॉइंट होते थे, इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता था और फिर इन्हें प्रमोशन कैसे मिलती थी? थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस। जैसे कि हम हैं क्लास 1 से हम क्लास 2 में कैसे जाते हैं, हमारा एग्जाम लिया जाता है तभी हम 2 में प्रमोट होते हैं, ठीक वैसे ही 2 से 3 में ऐसा करके तो हमारे क्लासेस चलते हैं, ठीक है। कॉलेज में भी हमें वैसे ही होता है, एग्जाम्स देने होते हैं तभी आगे बढ़ते हैं हम, और जॉब लेनी होती है तो वहाँ पे भी एग्जाम्स होते हैं। तो वहाँ पे हमारी जो स्किल है या एजुकेशन है वो हमारे एग्जाम से ही ली जाती है देखकर, है ना। तो ठीक वैसे ही उनका भी था। मतलब ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? चाइना से ही हुई थी, ठीक है। तो प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट बिगिन एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 5। तो ये जो टेस्ट की प्रिपरेशन है ना, ये 5 साल से शुरू कर दी जाती थी उनकी, ठीक है। 5 साल के जैसे ही हुए तो उनका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि उनका फिर टेस्ट होगा, है ना। तो अच्छा नंबर स्कोर करेंगे तभी ही उनको क्या लिया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। द प्रॉमिसिंग बॉयज वर सेंट टू द चाइनीज कैपिटल टू स्टडी अंडर द मास्टर्स। तो जो प्रॉमिसिंग बॉयज है यानी जो चाहते हैं कि वो क्या करे, मंदारिन बने, मिनिस्टर बने, तो उनको चाइनीज का जो कैपिटल है, ठीक है, चाइना में जो कैपिटल था उनका, उसमें भेज दिया जाता था उन बच्चों को, ताकि वो वहाँ पे अपने मास्टर से स्टडीज़ जो है जाकर उनके साथ करें, यानी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। द टीनेजर्स वर गिवन इंस्ट्रक्शंस टू रिसाइट लाइंस फॉर क्लासिकल टेक्स्ट, एस्से राइटिंग एंड कन्फ्यूशियन लर्निंग। तो जो टीनेजर्स होते थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि आपको लाइंस रिसाइट करनी है क्लासिकल टेक्स्ट से, एस्से राइटिंग से, कन्फ्यूशियन लर्निंग से। तो मतलब उनकी स्टडीज़ इस तरीके से होती थी। सक्सेसफुल वर दोज हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सक्सेसफुल कौन होते थे भाई? कौन जीतते थे? जो कि हाईएस्ट स्कोर करेंगे अपने एग्जामिनेशंस में, है ना। एग्जाम में जिसके ज़्यादा नंबर वही जो है आगे जा पाएगा, बढ़ पाएगा। द हाईएस्ट पोजीशन अ चाइनीज मंदारिन कुड ऑक्यूपाई वाज द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और चाइनीज मंदारिन जो है, जो मिनिस्टर होता है, जिसकी हाईएस्ट पोजीशन होती है, उसको किसकी पोस्ट मिल जाती है? प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। मिनिस्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिसकी हाईएस्ट पोस्ट होगी, जिस जो हाईएस्ट पोजीशन में होगा, उसी को क्या बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं चाइनीज़ इंपीरियल चाइनीज़ का जो है ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम था। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक एंड जो पर्शियन सत्रास का टॉपिक है वो। तो आज हम यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। आज बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी। जो नेक्स्ट हमारे 2 टॉपिक्स बचते हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इक्तदार अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड मनसबदार अंडर द मुगल्स। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।